हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका फिर से आपके एसएसटी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे। तो बच्चों चलिए आइए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों आज हमारे पास है हमारा पाठ नंबर 7 और उसका नाम क्या है बच्चों? आरंभिक नगर। मतलब हम आज पढ़ने वाले हैं हमारे अर्लियर सिटीज के बारे में। तो बच्चों परिचय इस प्रकार है। अंग्रेजी शब्द सिविलाइजेशन ग्रीक भाषा के शब्द सिविक से बना है, जिसका अर्थ है नगर। सभ्यता मानव का वह कार्य क्षेत्र है जब वह अपने लिए एक सभ्य समाज, अच्छे घर व अच्छे वस्त्रों की कल्पना करता है। आइए पाठ पढ़कर नगरों के बारे में जानें। तो बच्चों आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से नगर बनाए गए और किस तरीके से जो माने हमारी सभ्यता है वो नगरों में सिमट गई या नगरों के सहारे जो है वो फली फूली है। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में विकसित हुई। इस सभ्यता की एक प्रमुख स्थल के नाम पर ही इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता लगभग 4600 ईस्वी पूर्व में उदित हुई तथा 2600 ईस्वी पूर्व में उन्नति के शिखर पर पहुंच गई। तदनंतर यह लगभग 600 वर्ष तक उन्नत रही और बच्चों 2000 ईस्वी पूर्व के लगभग इसका पतन आरंभ हो गया। तो मतलब बच्चों यहाँ पर एक ऐसे सिविलाइजेशन, ऐसी सभ्यता के बारे में बात की जा रही है जो कहाँ फली फूली, कहाँ पर होगी बच्चों? वो उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में क्या है विकसित हुई। मतलब और इसका जो आरंभ था, आरंभ कब हुआ बच्चों? इसका आरंभ हुआ 4600 ईस्वी में और ये बच्चों 2600 ईस्वी में क्या हुआ? बहुत उन्नति यानी बहुत सभ्य बन गई, अपने पीक पर चली गई, चरम सीमा पर चली गई। और उसके बाद बच्चों 600 वर्षों तक ये पूरी अच्छे से सिविलाइज रही और उसके बाद यहाँ पर 2000 ईस्वी पूर्व के बाद इसका यानी कि पतन शुरू हो गया। ये दमन दमन के रास्ते पर चली गई और धीरे धीरे विलुप्त हो गई थी। और बच्चों इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं हम हड़प्पा सभ्यता। इसमें ये हमें बच्चों खुदाई में मिली थी। ठीक है, तो भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व में विशालतम थी। मतलब ये विश्व में सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक गिनी जाती है। इसका भौगोलिक विस्तार किसी सभ्यता की अपेक्षा 20 गुना अधिक था तथा मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के सम्मिलित विस्तार की अपेक्षा 12 गुना अधिक था। आप समझ सकते हैं बच्चों क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं इसका जो भौगोलिक विस्तार था किसी सभ्यता की अपेक्षा क्या था? 20 गुना अधिक था, मतलब डेवलप्ड था। और जो मिस्र में और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के सम्मिलित विस्तार की अपेक्षा 12 गुना अधिक था। बड़ा कितना था बच्चों? 20 गुना। और कितना ज्यादा डेवलप था, कितना ज्यादा अच्छा अधिक गुना बड़ा था, यानी विस्तार हुआ इसका, वो हुआ बच्चों 12 गुना। और ये सभ्यता आधुनिक पाकिस्तान, जो आधुनिक मतलब जो आज के जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है तथा भारत के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में विस्तृत थी। जो पहले क्या था यहाँ पर, पहले उसको क्या बोलते थे बच्चों? पहले उसको बोलते सिंधु घाटी सभ्यता, जो इन क्षेत्रों पर फैली थी। लेकिन आज के युग में इनका क्या नाम हो चुका है? ये पाकिस्तान में है, कुछ कुछ अफगानिस्तान में है, कुछ भारत के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं ये स्थल। और बच्चों सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया तथा चीन की प्रारंभिक नदी घाटी सभ्यताओं के समकालीन है। उन्हीं के समय में भी, उन्हीं के समय काल में बच्चों ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये पनपी और विस्तृत हुई और ये एक नगर सभ्यता थी। इस सभ्यता के प्राचीन स्थलों के उत्खनन से प्राप्त अवशेष यह सूचित करते हैं कि यह सभ्यता अत्यधिक उन्नत थी। जो उत्खनन से, यानी कि जैसे मैंने शुरू में बताया बच्चों की खुदाई में हमें इस सभ्यता के बारे में पता चला है। तो जब इसका उत्खनन हुआ बच्चों, उसको खोदा गया, बाहर निकाला गया, तो उसमें पता चला हमको कि जो ये सभ्यता थी वो अत्यधिक उन्नत थी। इसमें हर तरीके की जो आधुनिक चीजें इस्तेमाल की जाती थी उनका पतन तो हो चुका है, लेकिन उनके अवशेष हमें खुदाई में देखने को मिले हैं। इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन थे बच्चों? केंद्र थे हड़प्पा, जो कि अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आता है, मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है, कालीबंगा जो राजस्थान में आता है, लोथर जो गुजरात में आता है, रोपड़ भारत के पंजाब आदि में आते हैं। तो ये कुछ थे, कुछ हड़प्पा के कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे जो आजकल अलग अलग नामों से यहाँ पर जाने जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में भी मिलते हैं। तो बच्चों हड़प्पा की कहानी, स्टोरी ऑफ हड़प्पा, क्या है हड़प्पा की कहानी? आइए जानते हैं।
नगर तथा शिल्प, सिटी एंड क्राफ्ट किस तरीके का था हड़प्पा के अंदर? तो बच्चों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे। हड़प्पा थे और मोहनजोदड़ो क्या थे? दो महत्वपूर्ण नगर थे। कहाँ के बच्चों? हड़प्पा के, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के। तो बच्चों इनकी खुदाई से इस सभ्यता की नगर निर्माण शैली का पता चलता है, किस तरीके से, किस पद्धति से उन्होंने अपने नगरों का, अपने भवनों का निर्माण किया था। ये दोनों वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। और ये कहाँ है वर्तमान समय में बच्चों? ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं। रोपड़ नामक नगर भारत के पंजाब राज्य में है। जो रोपड़ नामक नगर है, शहर है, वो कहाँ है? भारत के भी सिचुएटेड है बच्चों, प्रेजेंट में पंजाब राज्य में। यह भी इस सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता के नगरों के चारों ओर रक्षार्थ दीवारें बनी है, जो बच्चों हम जैसे चाइना वॉल में देखते हैं। चाइना वॉल क्या है? एक सिक्योरिटी वॉल ही तो है। उसी तरीके से बच्चों ये रक्षार्थ दीवारें इसके किले की चारों ओर बनी हुई थी, पूरे शहर को सिक्योरिटी देने के लिए। यहाँ की सड़कें सीधी व चौड़ी बनी होती थी। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे तथा ये 2 मंजिला होते थे। 2 मंजिलों तक के मकान जो है 2 मंजिलों तक बने होते थे। प्रत्येक नगर के 2 भाग थे। हर नगर में बच्चों, हर नगर को 2-2 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला क्या था बच्चों? पश्चिमी और पूर्वी भाग। 2 भाग कौन से थे? पश्चिमी था और पूर्वी था। पश्चिमी भाग ऊंचाई पर होता था तथा इसे नगर दुर्ग कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत हाई ऊंचाई पर होता था। हाई एक इनका ऐसा टीले वाला जगह होती थी, वहां पर होता था। इसको या क्या बोलते थे? नगर दुर्ग बोलते थे, क्योंकि ऊंचाई पर रहकर वो नीचे की सभी जो एक्टिविटीज होती थी वहां पर नीचे उन सब पर नजर रख सकते थे। अब जबकि पूर्वी भाग नीचे बना होता था, जिसे निचला नगर कहते थे। जो ऊपर बनता था उसे क्या बोलते थे बच्चों? उसे नगर दुर्ग कहते थे। और जो नीचे शहर था, निचला भाग था शहर का, उसे बोलते थे निचला नगर। और बच्चों यहाँ पर इस सभ्यता की खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघी, उस तरह आदि प्राप्त हुए हैं। इनसे पता चलता है कि ये लोग धातुओं से परिचित थे तथा उनसे तरह तरह की वस्तुएं बना लेते थे। तो मतलब बच्चों ये हमें खुदाई में मिली है, इनसे क्या पता चलता है? इनसे हमें यह पता चलता है कि जो तांबा है, कांसा है और कुल्हाड़ी, ये सब जो धातु में थे, इनसे वो बहुत अच्छे तरीके से परिचित थे। उनका किस तरीके से इस्तेमाल करना है, जैसे कि आप दर्पण देख सकते हैं। दर्पण जो तांबे का दर्पण था, इसमें शीशा, जो हम आज मिरर और शीशा के रूप में यूज करते हैं, उन्होंने तांबे के बर्तन दर्पण बना करके इस्तेमाल किए। और कांसे की बनी कुल्हाड़ी, तांबे और कांसे जो उस तरह है, कंघी, ये सब आरी वगैरह, ये सारे जो हथियार है या जो कह सकते हैं इक्विपमेंट्स है, ये सब वहां पर उन्हें प्राप्त हुए। तो ये बताते हैं हमें कि किस तरह से उनकी धातुओं का प्रयोग करके अपने इस्तेमाल की चीजें बनाते थे। इस सभ्यता के लोग सोने चांदी के आभूषण बनाते थे, जो कि आज बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। वो उस समय से प्रयोग में आए हैं, ये हमें पता चलता है। इसमें टीका, कंठहार, कमरबंद, पैजेब, चूड़ियां, बाजूबंद, कर्णफूल मुख्य थे। मतलब टीका होता है जो हम माथे पर पहनते हैं, कंठहार गले में पहनने वाला हार होता है, कमरबंद जो कमर में पहनते हैं, पैजेब पायल, चूड़ियां होती है बैंगल्स, और बाजूबंद यानी कि जो यहाँ पहनते हैं, और कर्णफूल मतलब ईयर रिंग होते हैं बच्चों। ये सारे जेवर वो लोग पहनते थे अपने यूज में, अलग अलग सोने और चांदी से बनाए हुए। यहाँ मेरी सबसे आकर्षक वस्तुओं में उनके बाट और फलक है। जो सबसे अट्रैक्ट करती है वहां की जो मिली हुई चीजें हैं, उनमें से सबसे अट्रैक्टिव चीज क्या है बच्चों? बाट है और फलक है। ये साल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। किस में कौन सी मिट्टी यूज करते थे बच्चों बर्तन बनाने के लिए? साल मिट्टी का यूज करते थे। उनके ऊपर काले रंग से कलाकृति बनाते थे, मतलब तरह तरह की डिजाइन वगैरह बनाते, जो उस टाइम पर प्रचलित थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जो ये नगर है, नगर को 2 भागों में बांटा गया है। ये क्या है बच्चों? ये ऊपरी शहर जिसको कहते थे, ये क्या है? यहाँ पर निचला शहर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से थोड़ा टीले पर बना है और ये किस तरीके से नीचे बना हुआ है। तो ये क्या था? वहां की हमें जो अवशेष मिले हैं, ये उन नगर के अवशेष हैं। आगे देखिए बच्चों, वस्त्र और आभूषण, क्लोथिंग एंड ज्वेलरी। तो लोग अपने शरीर के चारों ओर कपड़े के लंबे टुकड़े लपेटते थे, रैप करते थे अपनी बॉडी को कपड़े के टुकड़ों से। पुरुष अपने शरीर के अधर भाग को ढकते थे। महिलाएं संभवतः एक लहंगा या पेटीकोट पहनती थी और कंधों पर कढ़ाईदार शॉल डालती थी। कैसा था मेल और फीमेल का जो कपड़े पहनने का तरीका बच्चों? कि जो मेल थे बच्चों अपने कमर से नीचे वाले भाग को कैसे कपड़े से लपेट कर पहनते थे, और जो महिलाएं थी बच्चों वो यहाँ तक का पेटीकोट पहनती थी या फिर यहाँ तक का से कपड़े से बना हुआ एक झंगोला पहनती थी और ऊपर से कढ़ाईदार जो है शॉल को कैरी करती थी। तो बच्चों उसके बाद ये वस्त्र प्राय सूती होते थे, लेकिन उन लोगों को ऊन तथा रेशम की जानकारी थी। सूती तो देखने को मिले हैं, लेकिन ऊन की और रेशम की भी जानकारी हमें अवशेषों से प्राप्त हुई है। और बच्चों पुरुष और महिला दोनों आभूषण पहनते थे।
पुरुष भी और महिला दोनों आभूषण पहनते थे। इन आभूषणों में मुख्यतः गुलबंद, बाजूबंद, अंगूठियां, चूड़ियां आदि पहनी जाती थी। ये आभूषण कोड़ियों, पशुओं और हड्डियों और तांबे के बने होते थे। जो आभूषण थे बच्चों और किस मटेरियल से बनते थे, वहां पर जो कोड़ियां हैं, जिनको छोटी छोटी ऐसे शेप में कोड़ियां होती है, वो उससे आभूषण बनते थे। पशुओं की जो हड्डियां होती थी उससे तांबे के बने होते थे। तो धनी वर्ग की महिलाएं सोने, चांदी, हाथी दांत या बहुमूल्य पत्थरों के आभूषण पहनती थी। जो अमीर लोग थे, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि वो सोने चांदी से बड़े आभूषण पहनती थी, और ये लोग क्या बनते थे बच्चों, कोड़ियों से, पशुओं की हड्डियों से, तांबे से बने हुए जो सारे गहने हैं वो पहनते थे। महिलाएं अपने बाल भिन्न भिन्न तरीके से संवारना पसंद करती थी। अलग अलग तरीके से बच्चों अपने बाल को कॉम्ब करना पसंद करती थी। वे अपने चेहरे पर पाउडर, लिपस्टिक और आंखों में काजल भी लगाया करती थी। ये हमें पता चला है अवशेषों से कि बच्चों वो काजल भी लगाती थी, पाउडर लगाती थी आंखों में, और जो लिपस्टिक है वो भी इस्तेमाल करती थी। इसी सभ्यता के कालीबंगा और लोथर नगरों में अग्नि कुंड मिले, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अब वहां क्या मिले हैं, लोथर जैसे और कालीबंगा जैसे शहरों में अग्नि कुंड मिले, जहां पर उन्हें हवन और यज्ञ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो तरह तरह के यहाँ पर आभूषण है। इन चित्रों में हम देख पाते हैं कौड़ियों से, बहुत सारे धातुओं से और हड्डियों से मिलकर के जो आभूषण सारे यहाँ पर बनाए गए हैं, जिन्हें पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते थे। भवन निर्माण कला, नाउ बिल्डिंग आर्ट। अब किस तरीके की कला का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों को, भवन को, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए बच्चों, तो अवशेषों में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के भवन मिले हैं। भवन अच्छे ढंग से बनाए जाते थे और उनमें ताजी हवा व रोशनी का प्रबंध भी होता था। मतलब बच्चों जो घर थे उनकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते थे कि जो खुली हवा है वो अंदर आए और पूरा सूर्य का प्रकाश भी आए। तो बच्चों भवन पक्की ईंटों के ही बने होते थे। हड़प्पा की अपेक्षा मोहनजोदड़ो के भवन अधिक विशाल है। हड़प्पा से ज्यादा बड़े हैं। कहाँ के बड़े हैं बच्चों भवन? मोहनजोदड़ो के। मकानों की नींव उनकी चौड़ाई व मंजिलों को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी। एक मंजिला मकान की नींव कम तथा ऊंचे मकानों की नींव गहरी होती थी। इन अवशेषों में सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं, परंतु ये अधिक चौड़ी नहीं होती। सीढ़ियां तो मिली है बच्चों, लेकिन ज्यादा चौड़ी चौड़ी नहीं मिली है। ठीक है, मीडियम साइज की थी। भवन में शौचालय, स्नानगृह, कुएं आदि होते थे। कुएं के अवशेष धौलावीरा में मिले हैं। अब जो कुएं हैं, कुएं के अवशेष कहाँ मिले हैं बच्चों? धौलावीरा में मिले हैं। वो हमें ये पता चलता है कि शौचालय का इस्तेमाल करते थे, स्नानगृह आदि का, कुएं आदि का भी इस्तेमाल करते थे। मकानों में रसोई घर भी होते थे, जिनमें बर्तन रखने व सामान रखने के लिए अलमारियां बनी होती थी। इस तरीके से बच्चों उनकी जो समृद्ध नगर शैली थी वो थी। अब देख सकते हो बच्चों ये किस तरीके से विशाल स्नानागार है। नगरों का विकास। अब बच्चों डेवलपमेंट ऑफ सिटीज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, व्यापार और संचार विकसित करने के लिए नदी के किनारों पर बड़ी संख्या में गांव बनने लगे हैं। मतलब व्यापार के लिए और संचार के मतलब संवाद के संचार विकसित करने के लिए नदी किनारों पर बड़ी बड़ी संख्या में गांव बनने लगे। मनुष्य ने अपने जीवन को और अधिक सुखमय बनाने के अनेक प्रयास किए। बहुत अलग अलग तरीके की तकनीकों का इस्तेमाल किया उसने अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, जिससे आवश्यकताएं बढ़ने लगी। जितनी आवश्यकताओं को पूर्ण किया गया उतनी आवश्यकताएं बच्चों और ज्यादा बढ़ने लगी। कुछ लोग माल निर्माण में अपने कौशल को विकसित करने लगे। कुछ अन्य लोग विनिमय के लिए अन्य बस्तियों तक माल ले जाने लगे। कुछ लोगों ने बच्चों माल बनाया, कुछ लोग उन मालों को ले जा करके दूसरी बस्तियों में बेचने लगे। व्यापार की वृद्धि के साथ ही नगरों का विकास हुआ, जहां पर बच्चों शिल्प और व्यापार की दिशा में कार्य किया गया। कहां पर, किस दिशा में कार्य किया गया बच्चों? जो शिल्प कला है, जिससे मूर्तियां वगैरह बनाना है, और व्यापार यानी कि उनका बिजनेस करना शुरू हो गया। जबकि गांव के लोग कृषि कार्य पर ही परिश्रम करते रहे, और जो गांव के लोग थे वो क्या करते थे? कृषि कार्य पर ही बहुत ज्यादा परिश्रम करते थे। व्यापार और नगरों के विकास ने सभ्यताओं का अभ्युदय किया। और क्या बच्चों, जो व्यापार था और नगरों के जितना विकास किया गया, उन्होंने क्या परिणाम दिया? उन्होंने सभ्यताओं का अभ्युदय किया। और बच्चों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ वास्तुकला के अवशेष। मतलब ये अवशेष है बच्चों, किस तरीके से वहां पर एक ये महिला का चित्र है, किस तरीके से यहाँ पर जो ये आकृतियां दी गई हैं, ये उस समय के जो महिला पुरुष है उनकी आकृतियों से काफी मेल खाते हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हैं ये सब प्रकार की जो कृतियां है, जानवर है, और ये किस प्रकार का यहाँ पर ये व्यक्ति है, ये मनुष्य है, जिसने की इस तरह की चादर जो है फुलकारी वाली ओढ़ रखी है। तो बच्चों यहाँ से हमें बहुत तरीके की जो है कलाओं के बारे में पता चलता है। आगे देखते हैं, व्यापार यानी कि बिजनेस। तो सिंधु घाटी के लोग
आंतरिक और विदेशी व्यापार बढ़ाने में लगे हुए थे। आंतरिक व्यापार को भी बढ़ाना चाहते थे और वो दूर दूर तक भी अपने व्यापार को विस्तारित करना चाहते थे। सिंधु घाटी नगरों में पाई गई मेसोपोटामिया की मोहरें और मेसोपोटामिया के नगरों में पाई गई सिंधु घाटी की मोहरों से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वे विदेशी व्यापार करते थे। गुजरात के लोथर नामक गोदी के अवशेष स्थान में गोदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब बच्चों, जो मेसोपोटामिया के जो मोहरे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरे हैं वो मेसोपोटामिया में पाई गई। इससे उनसे पता चलता है बच्चों कि वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार तक करते थे, इतने सभ्य थे बच्चों। और अब हम देख सकते हैं जो लोथर नाम की राजस्थान में जो एक जगह है बच्चों, गुजरात के लोथर में एक जगह है जिसका नाम क्या है, लोथर है। उसमें गोदी के अवशेष प्राप्त हुए जो इसकी पुष्टि करते हैं कि ये इंटरनेशनल जो बिजनेस है वो करते थे। यहाँ पर शायद वे लोग जलयानों में माल को चढ़ाते और बाहर लाए गए माल को उतारते थे। और यहाँ पर क्या होता था बच्चों, यहाँ पर जो बाहर ले जाने के लिए माल को जल मार्ग द्वारा भेजते थे और जो जल मार्ग द्वारा आया गया माल है उसको उतारते थे। ठीक है बच्चों, इस खोज से यह पुष्टि होती है कि सिंधु घाटी के लोग जलयानों तथा व्यापार और वाणिज्य में उनका प्रयोग करने के लिए परिचित थे। तो मतलब करने से परिचित थे। तो मतलब बच्चों ये है जानकारी है कि जो सिंधु घाटी के लोग हैं, इस खोज से अवशेषों से यह पता चलता है कि वो लोग जलयान से और व्यापार और वाणिज्य में उनका उपयोग करने के लिए वो बहुत परिचित थे। किनका उपयोग बच्चों? नए नए उपकरणों का प्रयोग करने में सक्षम थे बच्चों। तो बच्चों आगे देखिए ये क्या है, अगली हमारी है लिपि यानी के स्क्रिप्ट। तो सिंधु सभ्यता की खुदाई में जो मुहरें प्राप्त हुई उन पर मनुष्य की विविध आकृतियां, विभिन्न जानवरों की आकृतियां तथा वर्तनी की आकृतियां बनी हुई हैं, जो संभवतः विभिन्न वर्णों या शब्दों का संकेत है, किंतु आज तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। अतः हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सारा विवरण खुदाई में प्राप्त अवशेषों के विश्लेषण पर ही आधारित है। तो बच्चों हमें यह लिपि से पता चलता है कि जो उनकी लिपि है, मुहरों पर, सिक्कों पर अलग अलग तरीके के वर्णों का वर्ण उकेरे गए हैं और उनमें अलग अलग जानवरों की क्या है, चित्र भी देखने को मिली, आकृतियां मिली हैं, वर्तनी की आकृतियां बनी हुई हैं, जो संभवतः वर्णों या शब्दों का संकेत करती हैं। आज तक उन्हें लेकिन बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो विवरण है सारा खुदाई में प्राप्त अवशेषों के विश्लेषण आदि, उनके प्राप्त जानकारी आदि पर ही आधारित है बच्चों। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हड़प्पा से प्राप्त जो मोहरे हैं वो किस तरीके से यहाँ पर कुछ अक्षर यहाँ पर उकेरे गए हैं जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और दूसरा बच्चों यहाँ पर अलग अलग जानवरों की आकृतियां मिली, कुछ सिंबल्स देखने को मिले हैं जिनको अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। तो बच्चों उसके बाद आता है धर्म रिलीजन कैसा था बच्चों वहां पर? इस सभ्यता के लोग संभवतः मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त ये पशुपति शिव की भी आराधना करते प्रतीत होते हैं। ये पीपल, सर्प, मगरमच्छ और चीते की संभवतः पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे बच्चों? यहाँ पर पीपल की, सर्प की, मगरमच्छ की और चीते की भी पूजा करते थे। कुछ इनका रीजन रहा होगा। और बच्चों यहाँ पर जो मुख्यतः लोग मातृ देवी की, इसके साथ साथ वो शिव की यानी कि शिव जी के जो पशुपतिनाथ का जो की पूजा वो करते थे। उसके बाद बच्चों समाज यानी कि उनकी सोसाइटी कैसे थी? तो समाज के 3 भिन्न भिन्न समूह थे। अब उनका समाज बच्चों 3 भिन्न भिन्न समूहों में बटा था। पहला समूह शासक वर्ग था जो नगर दुर्ग में रहता था। इसमें धनी व्यापारी और उच्च कोटि के पुरोहित भी सम्मिलित थे। और क्या कौन कौन था बच्चों? जो उच्च वर्ग था उसमें कौन कौन रहते थे? 3 भागों में था जो, तो सबसे दुर्ग में रहते थे। जो नगर जो ऊंचाई पर जो बना हुआ था नगर का वो भाग, वो दुर्ग था बच्चों। और उसमें धनी व्यापारी और उच्च पुरोहित वगैरह जो है वहां रहते थे। दूसरा समूह था छोटे दुकानदारों, कारीगरों, शिल्पियों का, जो मोहनजोदड़ो में वे लोग नगर से भिन्न स्थान पर रहते थे, मतलब नगर से थोड़ा हट कर रहते थे, अलग। श्रमिक तीसरे समूह में थे और नगरों के बाह्य सीमाओं में झोपड़ियों या घास फूस के मकानों में रहते थे। तो मतलब बच्चों तीसरी श्रेणी में कौन आ गया? तीसरी श्रेणी में आ गए बच्चों जो श्रमिक जन थे। वो कहाँ रहते थे? नगर के बाहर की बस्तियों में या फिर घास फूस की बनी हुई झोपड़ियों में ही रहते थे। उसके बाद बच्चों देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। नाउ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कैसे खत्म हुई, समाप्ति कैसे हुई उनकी। तो आइए पढ़ते हैं। 1700 ईस्वी पूर्व के लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे। इस समय
तक सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों प्रमुख केंद्र जो हड़प्पा और मोहनजोदारो नष्ट हो चुके थे। और इस समय तक बच्चों क्या था, जो जो मेन सिटीज थी जो दो सिंधु घाटी सभ्यता की, जो हड़प्पा और मोहनजोदारो थे, वो बिल्कुल ही स्पॉइल यानी कि नष्ट हो चुके थे। इसके अंत के विषय में हमारे पास कोई भी विश्वस्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है और किस तरीके से इनका अंत हुआ इसके प्रमाण अभी तक खुल करके सामने नहीं आए हैं। अतः हम इस निबंध में केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, मतलब केवल गेस कर सकते हैं। ठीक है। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार इस सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोप से हुआ। जो बहुत से वैज्ञानिक है और पुरातात्विक विभाग के जो लोग हैं, उन्होंने का मानना है कि जो इस सिविलाइजेशन का, इस सभ्यता का अंत जो है बाढ़ के प्रकोप से हुआ। उनके अनुसार पहले यहाँ बाढ़ का आगमन हुआ जिससे जन धन की भारी हानि हुई होगी। तदुपरांत मृतकों के शवों के सड़ने व अन्य कारणों से महामारी फैल गई तथा खाद्य सामग्री का अभाव हो गया, जिससे बचे हुए अधिकांश लोग भी मारे गए तथा कुछ लोग सुदूर स्थानों में छोड़ करके उस सभ्यता को चले गए। इस प्रकार यह उन्नत सभ्यता अपने अंत को प्राप्त हो गई। और बच्चों, ये केवल और केवल अंदेशे ही लगाए जा रहे हैं, किसी को एग्जैक्ट पता नहीं चला अभी तक कि असलियत में हुआ क्या है। तो बच्चों, आइए पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं उनको दोहरा लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में विकसित हुई। प्रत्येक नगर के दो भाग थे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। लोग अपने शरीर के चारों ओर कपड़े के लंबे टुकड़े लपेटते थे। हड़प्पा की अपेक्षा मोहनजोदड़ो के भवन अत्यधिक विशाल और बड़े बड़े होते थे। बच्चों, कुछ लोग माल निर्माण में अपने कौशल को विकसित करते थे, मतलब रॉ मटेरियल से फाइन गुड्स बनाना। सिंधु घाटी के लोग जलयानों तथा व्यापार और वाणिज्य में उनका उपयोग करने से परिचित थे। जो जलयान थे और व्यापार में और वाणिज्य में उनका प्रयोग कैसे करते हैं, ये भली भांति जानते थे। 1700 ईस्वी के लगभग सिंधु घाटी के पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। जो 1700 ईस्वी है, उस समय काल में बच्चों दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है ना। बच्चों, अधिकांश विद्वानों के मतानुसार सिंधु घाटी सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोप से हुआ है। बहुत सारे जो विद्वान हैं उनका मत यह है बच्चों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका अंत किससे हुआ है, बाढ़ के प्रकोप से हुआ है। तो बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।